हेलो बच्चों, हाजिर है एक बार फिर से हम अपने हिंदी मीडियम के सेशन में। और आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। क्या करना है बच्चों हम लोगों को? आज हमें करना है जनन स्वास्थ्य के बारे में। आज का जो चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, और ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का सेशन होगा, तो साथ में करेंगे हम जनन स्वास्थ्य। तो देखें, आज ये आपके समक्ष रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये चैप्टर आया हुआ है, क्लास 12 का हिंदी मीडियम का जनन स्वास्थ्य है। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इसकी कहानी। पहला प्रश्न देखिए। प्यारे बच्चों, भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब चलाया गया था? बच्चों, दुनिया का पहला देश भारत है जो फैमिली प्लानिंग लाया था, और सभी को पता है कि ये कब आया था? 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन आया था। और इसके थे, एक तो फैमिली प्लानिंग आया था और एक आया था फैमिली प्लानिंग आया था और एक आया था RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है बच्चों, 1951 सवाल का आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़ नहीं, 45 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 35 करोड़। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बच्चों भारत की जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़ थी। 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो बच्चों 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या थी लगभग 2 अरब, मतलब 2 बिलियन। 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या होगी बच्चों कितने? 6 अरब। कितनी हो गई? 6 अरब। और आज चल रहा है 2023। 2023 के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास अभी के समय में विश्व की जनसंख्या है 7.2 बिलियन, 7.2 अरब। कितना है? 7.2 अरब। इसमें से भारत की जनसंख्या जो वर्तमान में है वो है 1.2 अरब। कितने मोदी जी मेरे 1.25 करोड़ देशवासी हो? 1.2 अरब। जो हम कटा देंगे इसको तो बरछक 72। इसका मतलब क्या समझे कि विश्व का हर छठा आदमी कौन है? भारतीय है। विश्व का हर छठा आदमी कौन है बच्चों? तो भारतीय है। तो 2023 में याद करेंगे 7.2 अरब जनसंख्या है बच्चों, जिसमें एशिया महादेश की जनसंख्या है 4.5 अरब अकेले। 4.5 अरब एशिया महादेश की जनसंख्या है। आप इसको भी याद कर लेंगे। अब देखो, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतान की उत्पत्ति के नियंत्रण के क्या क्या उपाय है बच्चों? तो बात करेंगे तो सबसे पहले, यानी बच्चों ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव। कि संतानोत्पत्ति के नियंत्रण कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या उपाय है? बिना वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाए जनसंख्या पर कंट्रोल कर लेना, ये मेन उद्देश्य है संतान उत्पत्ति नियंत्रण के उपाय में। तो बच्चों इसके लिए नेचुरल मेथड भी है, प्राकृतिक विधियां भी हैं, दूसरा हार्मोनल विधियां भी हैं, तीसरा यांत्रिक विधियां भी हैं, यानी कि मैकेनिकल मेथड भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा प्यारे बच्चों? बोलो, जनसंख्या के अधिक होने से क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो कमाई खत्म। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। वहीं हर जगह प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनमें से कौन यौन संचालित रोग है बच्चों? STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन है बच्चों? तो देखो, एड्स तो है ही, गुनेरिया भी है और यूरेथ्राइटिस भी है।
इसके अलावे भी रोग होते हैं बच्चों, जैसे कि सिफिलिस, सिफिलिस, जैसे कि जेनाइटल वार्ड्स, वार्ड्स। तो तुम याद कर लेना, एड्स, गोनेरिया, यूरेथ्राइटिस, सिफिलिस, वार्ड्स, ये सभी क्या है बच्चों, यौन संचारित रोग है। उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी। आगे देखो, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जांच किया जाता है बच्चों। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसमें डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो फीटस है, गर्भाशय के पास का जो फिट एरिया है, उससे 20 ml ब्लड निकालता है और उससे जांच करता है। उस जांच से पता चलता है कि बच्चा जो फीटस पेट में है उसमें क्या गड़बड़ी है, क्या उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, या फिर क्या बेबी ट्विंस है। और इससे बच्चों, इसी क्रम में हम बच्चों के सेक्स भी जान लेते हैं, उसके लिंग का भी जांच कर लेते हैं कि बेबी बॉय है कि गर्ल बॉय है। कैरियोटाइपिंग भी कर लेते हैं, अनुवांशिक में, अनुवांशिक स्टडी में हेल्प मिलता है। लेकिन इसका एक दुरुपयोग है कि हम क्या करते हैं, बच्चों का लिंग भी जान लेते हैं, और इससे बड़े पैमाने पर जो बेबी चाइल्ड होती है, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उसका हो जाता है गर्भपात। तो ये टेक्निक भारत में वर्तमान में बैन कर दिया गया है, कुछ शर्तों के साथ छोड़ा गया है इसको। तो एमनियोसेंटेसिस क्या बच्चों, एक टेक्निक है जिसमें हम लोग जांच करते हैं भ्रूण का स्वास्थ्य भी, उसके लिंग भी जांच हो सकती है, और उसका अनुवांशिक संरचना भी। तो ये सभी होगा इसका सही आंसर। आगे देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किसमें कराया जाता है बच्चों। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों। जब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर नहीं हो, शरीर के बाहर हो, शरीर के अंदर नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसी तकनीक को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। बच्चों कुछ लोग के दिमाग में भ्रांतियां भरी रहती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि पूरा बेबी शरीर के बाहर ही डेवलप हो गया, नहीं, केवल फर्टिलाइजेशन। कुछ बीमारियां हैं, उस बीमारियों से जो दंपति हैं वो प्राकृतिक विधि से संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, उनके लिए कुछ टेक्निक है। हम क्या करते हैं कि उनके स्पर्म को, उसके ओवा को लेकर के एक पेट्री डिस्क में रख लेते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, बन जाता है जुगमनज, जाइगोट। और जाइगोट जब बन जाता है, तो जाइगोट जब 8 से 16 सेल का होता है तो इसे कहते हैं मरूला। इस 8 से 16 सेल का जब जाइगोट होता है तो इसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, और इससे जो फिर बच्चा का डेवलपमेंट होता है, इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। क्या कहते हैं बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहते हैं। तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा, इसमें इसका उत्तर होगा फैलोपियन नलिका में। क्या बाबू, फैलोपियन नलिका में होता है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किसमें किया जाता है, फैलोपियन नलिका में किया जाता है। ठीक है। हाँ, लेकिन जब ये भ्रूण हो जाता है बाबू, कितने 16 से 32 से 64 या 16 से 32 सेल का हो जाए तो अब इसको हम लोग कराते हैं गर्भाशय में। कहाँ कराते हैं, गर्भाशय में कराते हैं। तो 16 से 32 सेल का हो जाएगा तो इसको हम लोग को फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाल के गर्भाशय में करा देंगे, तो हम इसको करा सकते हैं गर्भाशय में भी। तो प्रारंभिक भ्रूण अगर 8 से 16 सेल का है, ये जाएगा फैलोपियन नलिका में। ठीक है। और जब 32 से 64 सेल का हो जाएगा तो जाएगा गर्भाशय में। तो कह रहा है किसमें स्थानांतरित किया जाता है, ऐसा हो जाएगा दोनों में। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो, यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा कराया जाता है। यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा कराया जाता है।
यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा कराया जाता है? तो देखो इसमें क्या है, पॉलीमरेज पीसीआर, डीएनए संस्करण एलिशा के द्वारा, इस सभी हो सकता है। देखो बच्चों, एड्स की जांच के लिए दोनों है, पीसीआर भी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी है, पीसीआर भी कराते हैं, और डीएनए का हम संस्करण भी करा देते हैं, और एलिशा भी कराते हैं, ELISA, एलिजा। इम्यून एलिजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड, क्या इम्यून नहीं, क्या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। फिर से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे, इसे हम एलिजा कहते हैं। एलिजा करा सकते हैं हम, पीसीआर करा सकते हैं, डीएनए हाइब्रिडेशन करा सकते हैं, तो ये सभी होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये सभी। अगर निम्न में कौन औषधि रहित आईयूडी है? बच्चों ये लुप्स है, लुप्स कह लो। देखो महिलाओं में, महिलाओं का जो कॉन्डम्स होता है इसे लुप्स बोलते हैं, इसे फेमिडोम बोलते हैं, फेमिडोम और डायफ्राम, और डायफ्राम बोलते हैं। तो लुप्स में ये केवल फिजिकल बैरियर देता है, पूरे सर्विक्स को ढक लेगा ताकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो। बाकी सीईओ है, कॉपर टी, ये सभी में रहता है, औषधि रहता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा? सेकंड नंबर। आगे देखो, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? जनन एवं, तो तुम लोग जानते हो क्या है इसको बोलते हैं हम लोग? RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH प्रोग्राम कहते हैं। 1951 में आया था ना। चलो, दंपति के बंद होने के कारण निम्न में से कौन सा हो सकता है? बंद होने के कारण क्या हो सकता है? मैं बंद का मतलब क्या, मतलब कि फर्टाइल नहीं है वो, तो जन्मजात कारण भी हो सकता है, रोगजन्य भी हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है, तो उपरोक्त में से सभी हो सकता है। हो सकता है कि उस व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया तो शारीरिक हो गया। हो सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसा कोई रोग हो गया हो, अरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या रोगी तो है, उसको हो गया हो एजियोस्पर्मिया, उसको हो गया हो स्टेनोस्पर्मिया, है ना। तो ऐसे रोग हो जाएगा तो रोगजन्य से नहीं बच सकता है। हो सकता है उसको ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म कम बन रहे हो, एजियोस्पर्मिया मतलब स्पर्म बन ही नहीं रहे हो, स्टेनोस्पर्मिया का मतलब कि स्पर्म बन रहे हो लेकिन स्पर्म में गति ही ना हो, तो रोगजन्य हो गया। जन्मजात में हो सकता है, ट्रांसजेंडर, तो बंद होने के कारण सभी हो सकते हैं। जनसंख्या दिवस मनाते बच्चों 11 जुलाई को, जुलाई महीना में वीडियो शूट हो रहा है और आज है 2 जुलाई, लेकिन 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अभी बच्चों है 2 जुलाई 2023। कॉपर टी का कार्य क्या है? निषेचन को रोकना, बिल्कुल। कॉपर टी बच्चों निषेचन को रोकता है। कहाँ फिट होता है? तो सर्विक्स, क्या बोलते हैं, यूटेरस में फिट होता है, फैलोपियन ट्यूब को ढक लेता है। तो कॉपर टी क्या करता है? कॉपर टी का काम है निषेचन को रोकना ना। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब देखो बच्चों, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? जनन स्वास्थ्य उस व्यक्ति को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मानते हैं, इसमें जो व्यवहारात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, यानी वैसा व्यक्ति जो भावनात्मक, व्यवहारात्मक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है उसे हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य। व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि आप व्यवहार के रूप में क्या हुआ कि आप बड़ों के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, अपने छोटों के साथ कैसे रह रहे हैं, ये व्यवहार हुआ।
समाज में जो बच्चियां हैं उनके प्रति आपका कैसा विचार है, कुंसित मानसिकता रखते हुए ऐसा विचार, इसको हम लोग कहते हैं व्यवहारात्मक, भावात्मक रूप से और शारीरिक रूप से और सामाजिक। बच्चों एक और होना चाहिए यहाँ पे जो नहीं दिया, अगर ऑप्शन में दे सकता है कि सामाजिक रूप से, तो ये भी सही है, सामाजिक भी सही है। यानी आप व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ रहिए, भावनात्मक स्वास्थ्य रहिए, शारीरिक स्वास्थ्य रहिए, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है आप, है ना, तो उसे हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य। उपरोक्त सभी हो गए आंसर। निम्न में कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? बच्चों मुखीय गोली ओरल पिल तो महिलाएं लेती हैं, ओरल पिल सहेली वगैरह ओरल पिल्स। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं का ऑपरेशन है, जब हम फैलोपियन ट्यूब काट के निकाल देते हैं, मान काट कर सी देते हैं, निकालेंगे क्यों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन, यानी बच्चा नहीं होने वाला ऑपरेशन जो महिलाओं में होता है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और पुरुष के नसबंदी को जब हम उसके वास डिफरेंस को काट देते हैं, जब उसका हम वास डिफरेंस को काट के सी देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं नसबंदी। क्या कहते हैं? नसबंदी। तो वेस्कोटोमी को हम लोग नसबंदी कहते हैं। और ये नसबंदी किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? पुरुष से। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसका संबंध पुरुषों से है? तो वेस्कोटोमी का। प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर या जन्म दर। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक सर्वाधिक मान्य विधियों में कौन सा है? तो अभी है आईयूटी, आईयूडी नोट टी डी, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसमें हम कॉपर टी यूज कर लेते हैं, मल्टीलोडेड 275, LNG 20 यूज कर लेते हैं। तो गर्भ अंतः गर्भाशय युक्तियां अभी सर्वाधिक मान्य विधि है ना। ट्यूबेक्टोमी तो तब कराते हैं बच्चों जब हम कोई दंपति का फैमिली पूरा हो जाता है, हम दो हमारे दो हो गए तो फैलोपियन ट्यूब में चीरा लगवाइए, फैमिली पूरा हो गया, खत्म कीजिए कहानी। सर्वाइकल कैप, ये कैप एक तरह का कॉन्डम है जो कि हम पहनते हैं सर्विक्स के पास। सहेली क्या है? बहुत ही शानदार सवाल बच्चों, कि सहेली क्या है? सहेली महिलाओं के लिए बंध्यकरण की शल्य विधि है, महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है, महिलाओं के लिए डायफ्राम है। सभी बच्चों महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली है। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है बच्चों, है ना। इसका जो इस बनाया था वो बनाया था CDRI लखनऊ। सहेली कौन बनाया है? CDRI लखनऊ बनाया है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो CDRI का जो दवा बनाया सहेली, इसे सप्ताह में एक बार खाया जाता है, वंस वीक्स ऑफ पिल कहा जाता है। आयरन की गोली 7 में लेनी होती है। और बच्चों इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है सेंट क्रोमैन। सहेली का बायोलॉजिकल नेम क्या है बच्चों? सेंट क्रोमैन, यानी इसको हम लोग सेंट क्रोमैन भी कह सकते हैं। डॉक्टरी भाषा में ये सेंट क्रोमैन कोड से आता है, ठीक है ना। तो सहेली क्या है बच्चों? महिलाओं के लिए बंध्यकरण की शल्य विधि है। अब बच्चों हम बढ़ेंगे आगे की ओर, अगले सवाल की ओर। देखो 21 नंबर, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक निम्न में से किसको रोकती है बच्चों? तो रोकती है ओवुलेशन को। जो ओरल पिल होते हैं ना, ओरल पिल्स जो होते हैं, ओरल पिल्स, ये सारे ओरल पिल्स क्या करते हैं? अंडोत्सर्ग को रोकते हैं, निषेचन और रोपण को नहीं। ये तो बात की घटना है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो किसको रोकेगी? ओरल पिल्स को रोकेगी। संगर्भता समापन कितने सप्ताह तक की अवधि तक सुरक्षित माना जाता है बच्चों? जब तक कोई महिला की प्रेगनेंसी 12 सप्ताह तक नहीं हुई है तब तक उसको भारी काम नहीं करना चाहिए, यानी 3 महीने तक। 3 महीने तक की अवधि को सुरक्षित माना जाता है। आप
सगर्भता समापन कितने सप्ताह तक अवधि तक सुरक्षित माना जाता है? तो ये हम कह सकते हैं 12 सप्ताह तक इसको एकदम पूरा सुरक्षित रखिए। ठीक है, 12 सप्ताह तक सुरक्षित रख सकते हैं आप। कोई अगर एम्ब्रियो में एबनॉर्मलिटीज है तो आप उसको करा सकते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन करवा सकते हैं, तो 12 सप्ताह तक ठीक रहेगा। रोध विधि निम्नलिखित में कौन सी है? रोध विधि कौन है? बैरियर मेथड, डायफ्राम भी है, कॉन्डम, निरोध को कॉन्डम बोलते हैं, कॉन्डम भी है, और कैप भी है, टोपी भी है, उपयुक्त में से सभी होगा। इसका उत्तर होगा 12 सप्ताह। विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि यौन संचालित रोगों एवं एड्स की जानकारी के लिए, यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं के लिए, उपरोक्त में से सभी। अंडवाहिनी में सीधे प्रयोग के तकनीक को क्या कहते हैं? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं कहते, एमटीएस नहीं कहते, पोस्ट नहीं कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं। ओरल पिल्स का अवयव निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो होता है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है ना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो आ गया, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है बच्चों? तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है बाबू लखनऊ में। बताया तो लोगों को पहले से सीढ़ी आ रही, कहाँ पे है? लखनऊ में है। निम्नलिखित में कौन हार्मोनल मोचक आईयूडी है? कॉपर 7, LNG-20, कॉपर टी है। कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं Cu के, कैल्शियम आयन होते हैं, कॉपर होते हैं, कॉपर से होते हैं ना, तो Cu के लिखेंगे कॉपर टी से कॉपर निकलते हैं, Cu के निकलता है। जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था बच्चों? भारत था। 1951 में लाया था प्रोग्राम। और मानव में 1 महीने के संगर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है क्या? पहले महीना हृदय, दूसरे महीना में बनते हैं आपको मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, क्या बोलते हैं, ये अंगुलियां बनता है, पैर बनता है, और फिर तीसरे महीना में बनता है बाबू क्या? तीसरे महीना बन जाता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, गोनाड्स बन जाता है। आज इतना ही नहीं देते बच्चों, अगले बार हम लोग करेंगे डिस्कशन पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी के प्रश्न उनके उत्तर को, है ना। ये मतलब कि जो आज हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया आपको, कुछ और ऑब्जेक्टिव होगा तो करा दिया जाएगा उसको, है ना। तो अभी हमने आपको कराया, कितना ऑब्जेक्टिव था? 30 को था, 31 ऑब्जेक्टिव हमने कराया है। और आज ये ऑब्जेक्टिव का सेशन खत्म हुआ, है ना। फिर अगले वीडियो में अगर कुछ और ऑब्जेक्टिव हो तो हम लेकर आएंगे। इसके बाद इसका भी हम लोग करेंगे प्रश्न आंसर का सेशन। तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आप इतना पर लिखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, और हम मिलते हैं बच्चों आपसे अगले एपिसोड में। और थैंक्स फॉर watching. Do not forget to subscribe, like, comment and share. Thank you.